Hello students, I am Deepika, lecturer at GPC Hanumangarh in Mechanical Engineering Department. I welcomes to all of you at YouTube channel of GPC Hanumangarh. हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरुआत की थी कौन कौन से मेथड यूज़ में आते हैं VCRS की COP को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था बाय एडिंग फ्लैश चैम्बर। फ्लैश चैम्बर को रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे सेकंड पे चलेंगे। फ्लैश चैम्बर में हमने क्या पढ़ा था? फ्लैश चैम्बर एक ऐसा डिवाइस है जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट से सेपरेट करता है। उसका काम क्या है? ये इंश्योर करना कि इवेपोरेटर में सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेटर में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट की सप्लाई हो, वेपर रेफ्रिजरेंट की सप्लाई होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि वेपर और ज़्यादा लेटेंट हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जबकि लिक्विड ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट कैरी कर पाएगा। तो फ्लैश चैम्बर का यूज़ था कि वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट की सप्लाई को इंश्योर करता है, जिसकी वजह से क्या होगा? इवेपोरेटर का साइज रिड्यूस हो जाएगा। फ्लैश चैम्बर का COP पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये था फर्स्ट टाइप। फ्लैश चैम्बर लगा हुआ होता है एक्सपांशन डिवाइस और इवेपोरेटर के बीच में। सेकेंड डिवाइस है अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर की अगर बात करें, एन अक्यूमुलेटर इज एन इंसुलेटेड टैंक विच इज इंस्टॉल्ड इन बिटवीन द एक्सपांशन डिवाइस एंड इवेपोरेटर। सेम जैसा हमने फ्लैश चैम्बर के लिए पढ़ा था, वैसे ही अक्यूमुलेटर भी एक्सपांशन डिवाइस और इवेपोरेटर के बीच में लगा हुआ होता है। जैसे कि हमने बोला था फ्लैश चैम्बर भी एक इंसुलेटेड टैंक है, वैसे ही अक्यूमुलेटर भी एक इंसुलेटेड टैंक है। अनवांटेड वेपर जनरेटिंग ड्यूरिंग द एक्सपांशन प्रोसेस आर स्ट्राइक ऑन बेफल प्लेट। अभी आपको एकदम सेम लग रहा होगा कि फ्लैश चैम्बर और अक्यूमुलेटर दोनों सेम है, बट थोड़ा आगे जाने के बाद पता चलेगा दोनों में क्या डिफरेंस है। डायग्राम भी देखते हैं साथ ही साथ। सबसे पहले कंप्रेशर, कंप्रेशर के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद लगा हुआ है एक्सपांशन डिवाइस, एक्सपांशन डिवाइस के बाद एक चैम्बर बना हुआ है जिसको हमने बोल दिया अक्यूमुलेटर। इस अक्यूमुलेटर में सेम फ्लैश चैम्बर की तरह बेफल्स लगी होती है। तब एक्सपांशन डिवाइस से जो रेफ्रिजरेंट जाएगा उसमें लिक्विड भी होगी और वेपर भी होगी। तो जो लिक्विड है वो बॉटम में अक्यूमुलेट हो जाएगा और जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो अपर साइड में अक्यूमुलेट हो जाएंगी। फिर अक्यूमुलेटर में देखो, एग्जिट के लिए बॉटम साइड से लिक्विड रेफ्रिजरेंट को निकाला जा रहा है और उसकी सप्लाई की जा रही है किसको? इवेपोरेटर को। इवेपोरेटर से ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। इन केस अगर इवेपोरेटर से निकलने वाला रेफ्रिजरेंट टोटल वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड अभी भी है, तो हम क्या करते हैं? इवेपोरेटर के बाद वापस इसकी सप्लाई करते हैं अक्यूमुलेटर में। तो अक्यूमुलेटर में इवेपोरेटर से जो एग्जिट जाएगा उसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट लिक्विड, एक पार्ट वेपर। तो फिर से बेफल्स क्या करेगी? लिक्विड को बॉटम साइड में अक्यूमुलेट कर लेंगी और वेपर अपर साइड में रह जाएंगी। यहां से एक आउटलेट देखो, कंप्रेशर के लिए क्या जा रहा है? ओनली वेपर। मतलब हमने बोला था फ्लैश चैम्बर के लिए कि फ्लैश चैम्बर इंश्योर करता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट की सप्लाई इवेपोरेटर में। जो अक्यूमुलेटर है वो इंश्योर करता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट की सप्लाई इवेपोरेटर में और ओनली वेपर रेफ्रिजरेंट की सप्लाई कंप्रेशर में। हमेशा याद रखना है हमें, सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर ओनली लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाए इवेपोरेटर में और ओनली वेपर जाए कंप्रेशर में। कंप्रेशर में अगर लिक्विड जाता है तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट आता है, कंप्रेशर गैसियस स्टेज के लिए बना होता है, वो दोनों फेज को हैंडल नहीं कर सकता, लिक्विड फेज और वेपर फेज। दूसरी चीज, लिक्विड की क्या होती है? डेंसिटी ज़्यादा होती है वेपर के कंपैरिजन में। तो जो लिक्विड की डेंसिटी है वो क्या करेगा? कंप्रेशर में क्या होता है? लुब्रिकेशन लगाया होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन लॉस ना हो। लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा? वहां पे जो लुब्रिकेशन की फिल्म है उसको ब्रेकआउट कर देगा। लुब्रिकेशन की फिल्म अगर चली गई तो हमें पता है लुब्रिकेशन क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होगा और लॉसेस शुरू हो जाएंगे सिस्टम में, वियर एंड टियर। तो हम क्या चाहते हैं? कंप्रेशर के वियर एंड टियर को बचाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? अक्यूमुलेटर लगा दिया। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है
कि ये किस किस के बीच में होता है, अक्यूमुलेटर लगा होता है एक्सपांशन डिवाइस और इवापोरेटर के बीच में। अनवांटेड वेपर जनरेटिंग ड्यूरिंग द एक्सपांशन प्रोसेस आर स्ट्राइक ऑन बेफल प्लेट्स। जो अनवांटेड वेपर जनरेट हुई वो बेफल प्लेट से स्ट्राइक करेंगी। द इवापोरेटर ऑल्सो सप्लाइज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर व्हेन लोड ऑन इवापोरेटर इज लेस। बेसिकली इसमें ये बोला गया है जब इवापोरेटर पे लोड कम है उस टाइम तो उसमें लिक्विड और वेपर दोनों की सप्लाई होती रहती है, बट दिस मिक्सचर ऑल्सो स्ट्राइक्स ऑन द बेफल प्लेट इन अक्यूमुलेटर। इसमें ये बोला गया, इसमें ये कहा गया है कि जो इवापोरेटर है उस पर अगर लोड कम है, लोड कम होने से मतलब जो हीट इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करता है वो अमाउंट ऑफ हीट कम आ रही है, तो जो लिक्विड हमने भेजा इवापोरेटर में वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ क्या रह जाएगा, लिक्विड। यानी इवापोरेटर से एग्जिट पे अब क्या निकलेगा, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर। तो दिस मिक्सचर ऑल्सो स्ट्राइक्स ऑन द बेफल प्लेट। यानी जो इवापोरेटर का एग्जिट है, डायग्राम में देखो इवापोरेटर का एग्जिट भी किससे अटैच है, एक्यूमुलेटर से। जब यहाँ से लिक्विड वेपर का मिक्सचर निकलेगा इससे इवापोरेटर से और वो जाके भी बेफल प्लेट से स्ट्राइक करेगा, तो फिर से क्या होगा, इन एक्यूमुलेटर सेपरेशन ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंड वेपर रेफ्रिजरेंट इज कैरिड आउट। Accumulator supplied only liquid to evaporator. It also supplied only vapor to compressor. यानी ये केवल लिक्विड की सप्लाई करता है इवेपोरेटर में और केवल वेपर रेफ्रिजरेंट की सप्लाई करता है कंप्रेसर में। When load on our vapor compression cycle varies, then accumulator is added in the system. जब हमने फ्लैश चैम्बर की बात की थी तो हमने कहा था फ्लैश चैम्बर वीसीआरएस सिस्टम में यूज तब करते हैं जब हमारे पास सिस्टम पे लोड कांस्टेंट हो। फ्लैश चैम्बर तब यूज आता है जब सिस्टम में लोड वेरी करे। जब सिस्टम पे लोड वेरी करेगा, सिस्टम पे लोड कांस्टेंट होने का मतलब ये था कि वहां पे हम इंश्योर कर रहे थे कि इवापोरेटर से आउटलेट पे सिर्फ वेपर जनरेट हो रही थी। यहाँ पे जब लोड वेरी करेगा तो जरूरी नहीं है कि इवापोरेटर के एग्जिट पे सिर्फ वेपर मिले, और अगर लिक्विड भी मिल रही है तो हमारे पास सोल्यूशन है कि हम वापस उसकी सप्लाई कहाँ कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर में कर रहे हैं। वहां से हम इंश्योर कर रहे हैं कि कंप्रेसर में सिर्फ और सिर्फ वेपर की सप्लाई हो। तो अक्यूमुलेटर यूज आता है जहां हमें लोड वेरी हो रहा हो सिस्टम पे। फ्लैश चैम्बर यूज आता है जहां फिक्स लोड आता हो सिस्टम पे। सेम फ्लैश चैम्बर की तरह बोल सकते हैं अक्यूमुलेटर का वीसीआरएस की सीओपी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ये सिर्फ यूज आती है इवेपोरेटर का साइज रिड्यूस करने के लिए, इवेपोरेटर का साइज कम करने के लिए और कंप्रेसर को वियर एंड टीयर से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ से ना तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे कोई फर्क पड़ा, ना ही कंप्रेसर पे जो वर्क इनपुट करना पड़ रहा था उस पर कोई फर्क पड़ा। यानी फ्लैश चैम्बर और अक्यूमुलेटर का अगर हम यूज करते हैं तो उससे सीओपी जो है वीसीआरएस सिस्टम की उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, यहाँ से ज्यादा चांस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होने के। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं बट ऑब्जेक्टिव की ज्यादा चांस है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये डिवाइस किन दो डिवाइस के बीच में लगा होता है, तो अक्यूमुलेटर और फ्लैश चैम्बर दोनों एक्सपांशन डिवाइस और इवेपोरेटर के बीच में लगे होते हैं। सेकेंड थिंग, सीओपी पे क्या इफेक्ट आता है, सीओपी का पूछा जा सकता है या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का पूछा जा सकता है या वर्क इनपुट का पूछा जा सकता है। ये सीओपी को कोई अफेक्ट नहीं करते, ना ही फ्लैश चैम्बर अफेक्ट करता है ना ही अक्यूमुलेटर करता है। सीओपी अगर चेंज नहीं हो रही तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी चेंज नहीं हो रहा और वर्क इनपुट भी चेंज नहीं होगा। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फ्लैश चैम्बर लगाते हैं वीसीआरएस सिस्टम में उसका यूज क्या है। फ्लैश चैम्बर का यूज था इवेपोरेटर के साइज को रिड्यूस करना, फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज सिर्फ इंश्योर करना कि इवेपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट की सप्लाई हो। लिक्विड रेफ्रिजरेंट की सप्लाई हो रही है इसका मतलब वेपर नहीं तो साइज अपने आप रिड्यूस कर दिया। तो ये दो यूज हैं किसके, फ्लैश चैम्बर के। अक्यूमुलेटर के यूज हैं, फर्स्ट थिंग लिक्विड रेफ्रिजरेंट की सप्लाई को इंश्योर करना इवेपोरेटर में और वेपर रेफ्रिजरेंट की सप्लाई को इंश्योर करना कंप्रेसर में। इसके इफेक्ट हैं इवेपोरेटर का साइज रिड्यूस होगा, कंप्रेसर में वियर एंड टियर कम होंगे। तो ये था एक टाइप का डिवाइस जिसमें हमने पढ़ लिया फ्लैश चैम्बर और अक्यूमुलेटर। थर्ड हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट बाय सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय यूजिंग वेपर ऑफ रेफ्रिजरेंट। हम क्या करते हैं इसमें, सब कूलिंग हमने पढ़ा था जब हम काफ़ी टाइप पढ़ रहे थे। सब कूलिंग क्या होती है, कंडेंसर में होती है। हमें पता था जब भी हमने सब कूलिंग की थी
प्रीवियसली जब सब कूलिंग की बात की थी तो सब कूलिंग करने से COP बढ़ती है। COP क्यों बढ़ती है? COP होती है कहाँ पर, सॉरी, सब कूलिंग होती है कंडेंसर में, और कंडेंसर में अगर सब कूलिंग हो रही थी तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा था। प्रीवियस स्लाइड्स में ये मैंने करवाया है, तो आप उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा वहाँ से कि जब भी सब कूलिंग होती है तब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है। सब कूलिंग का वर्क इनपुट पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है। तो अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है तो सब कूलिंग से COP बढ़ेगी। तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, लिक्विड रेफ्रिजरेंट की सब कूलिंग करना चाहते हैं, और किसकी हेल्प से? वेपर ऑफ रेफ्रिजरेंट। पहले डायग्राम देखते हैं फिर इसको समझेंगे। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले लगा हुआ है कंप्रेशर, फिर कंडेंसर। तो हमें सब कूलिंग कहाँ करनी है? सब कूलिंग हमें करनी है कहाँ पर? कंडेंसर के अंदर करनी है। तो कंडेंसर के बाद लगेगा हीट एक्सचेंजर, क्योंकि सब कूलिंग कहाँ होती है? कंडेंसर के बाद ही होती है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक लगा दिया हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर से हमने क्या किया, एक चीज याद करो, इवेपोरेटर का एग्जिट सोचो और कंडेंसर का एग्जिट सोचो। मैंने दो बताया था, दो टेम्परेचर लिमिट होती है VCRS में, एक हाई टेम्परेचर लिमिट और एक लो टेम्परेचर लिमिट। जब कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट निकलता है तो वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है। हाई टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, जबकि जो रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर के एग्जिट से निकलता है वो लो टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास है? कंडेंसर वाले रेफ्रिजरेंट के पास है, वो लिक्विड स्टेट में, बट उसका टेम्परेचर क्या है, हाई। इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट निकल रहा है वो है वेपर स्टेट में, बट उसका टेम्परेचर क्या है, लो। तो हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें क्या किया, यहाँ पर कंडेंसर से एग्जिट से क्या निकला, हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगाया, उसके बाद देखो एक्सपांशन डिवाइस लगा हुआ है। एक्सपांशन डिवाइस के एग्जिट पे, एक्सपांशन डिवाइस के एग्जिट पे लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होता है लो टेम्परेचर का। तो वहाँ से लो टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट को निकाला और वापस हीट एक्सचेंजर में सप्लाई कर दी उसकी। तो यहाँ पर वापस उसकी हीट एक्सचेंजर में सप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पर वो लो टेम्परेचर का है, ये हाई टेम्परेचर का है। तो इस हाई टेम्परेचर वाले का टेम्परेचर रिड्यूस होगा, वो कुछ हीट अपनी लो टेम्परेचर वाले को दे देगा, और लो टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा मतलब उसमें कुछ अमाउंट ऑफ जो लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। उसमें कुछ अमाउंट ऑफ जो लिक्विड था वो यहाँ हाई टेम्परेचर वाले से हीट लेके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर इवेपोरेटर से डायरेक्ट आ ही वेपर रही है। अब इसको पढ़ते हैं। सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग वेपर ऑफ रेफ्रिजरेंट। हमने क्या किया, जो वेपर थी उसको यूज करते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे सब कूलिंग की। एक्सपांशन डिवाइस से एग्जिट पे हमें लिक्विड प्लस वेपर मिली, जिसमें हमने लिक्विड की सप्लाई किस में कर दी, इवेपोरेटर में, और एक्सपांशन डिवाइस पे जो वेपर मिली उसकी सप्लाई की हमने हीट एक्सचेंजर को। वो वेपर है बट वो लो टेम्परेचर की वेपर है, तो हाई टेम्परेचर का जो लिक्विड है वो अपनी हीट दे देगा लो टेम्परेचर की वेपर को, तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा वेपर का, और फिर उसको मिक्स कर रहे हैं इवेपोरेटर से आने वाली वेपर के साथ। द हीट एक्सचेंजर इज इंस्टॉल्ड बिटवीन कंडेंसर एंड एक्सपांशन डिवाइस। यहाँ पर जो हीट एक्सचेंजर है, जब भी दो फ्लूइड या दो फ्लूइड में दो लिक्विड हो सकते हैं, दो गैसेज हो सकती है, एक लिक्विड एक गैस हो सकता है, तो जब इन फ्लूइड्स के बीच में हीट ट्रांसफर करनी हो तो हम यूज करते हैं जो डिवाइस, वो कहलाता है हीट एक्सचेंजर। द हीट एक्सचेंजर इज इंस्टॉल्ड बिटवीन कंडेंसर एंड एक्सपांशन डिवाइस। इन हीट एक्सचेंजर through one pipe of liquid at 45 degree centigrade flowing another line vapor refrigerant of liquid at -10 degree centigrade are flowing। इसने क्या बताया, जो हाई टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो लगभग होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो वेपर रेफ्रिजरेंट है लो टेम्परेचर का वो होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब लिक्विड जो है वो अपनी हीट रिजेक्ट करेगा वेपर रेफ्रिजरेंट को, और लिक्विड की क्या हो जाएगी, सब कूलिंग। और सब कूलिंग से हमें पता है क्या होता है, सब कूलिंग से एक ही इफेक्ट आता है, वो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज करता है, तो सिस्टम की COP इंक्रीज हो जाएगी। डायग्राम को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर यूज करना है
उस हीट एक्सचेंजर की हेल्प से हमारे पास जो हाई टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगा किसको, लो टेम्परेचर के वेपर रेफ्रिजरेंट को। तो सबसे पहले लगा होता है कंप्रेशर, फिर कंडेंसर। कंडेंसर से एग्जिट पे हमें मिलता है रेफ्रिजरेंट लिक्विड स्टेट में हाई टेम्परेचर का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर लिक्विड। कंडेंसर के बाद हीट एक्सचेंजर से जाने के बाद वो जाएगा एक्सपांशन डिवाइस में। एक्सपांशन डिवाइस में आता लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, पर एक्सपांशन डिवाइस के बाद वो लिक्विड प्लस वेपर दोनों स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से एक्सपांशन डिवाइस के बाद हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें यह है कि लिक्विड की सप्लाई हमने सिर्फ इवेपोरेटर में की है और वेपर की सप्लाई हमने किधर कर दी, हीट एक्सचेंजर में। तो हीट एक्सचेंजर में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया है वो क्या है, लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट, सॉरी यहाँ पे वेपर आएगा, लो टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट है। तो यहाँ से हाई टेम्परेचर का लिक्विड अपनी हीट देगा किसको, हाई टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट को। तो यहाँ से ये हीट रिजेक्ट होगी और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर इवेपोरेटर से भी यहाँ से क्या आएगी, वेपर, दोनों यहाँ से मिक्स होंगे और कंप्रेसर को सप्लाई होगी सिर्फ वेपर रेफ्रिजरेंट की। तो यहाँ से जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेम होगा कि सब कूलिंग का क्या इफेक्ट आता है सीओपी पे। पहला इफेक्ट वर्क इनपुट पे, कोई इफेक्ट नहीं आता। फर्स्ट थिंग, किस पे, वर्क इनपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंप्रूव होता है, यानी सीओपी सिस्टम की इंप्रूव होगी। सेकेंड क्वेश्चन आता है ये टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर जो है जिससे हम सब कूलिंग अचीव करना चाहते हैं वो कहाँ लगा होता है, वो लगा होता है कंडेंसर और एक्सपांशन डिवाइस के बीच में। जबकि फ्लैश चैम्बर और अक्यूमुलेटर कहाँ लगे हुए होते थे, एक्सपांशन डिवाइस और इवेपोरेटर के बीच में। और ये जो हीट एक्सचेंजर है ये लगा होता है कंडेंसर और एक्सपांशन डिवाइस के बीच में। लास्ट फोर्थ टाइप और रहता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।